आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 हिंदी क्षितिज पार्ट 2। आज जो हम लोग करेंगे वो प्रश्नल अभ्यास करेंगे और जिस चैप्टर का करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। प्रश्न और अभ्यास नंबर 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, परंतु उनका व्यवहार वैरागियों, भक्तों और साधुओं जैसा था। वो भक्त की तरह अपने साहब मतलब भगवान पर असीम श्रद्धा रखते थे, मतलब विश्वास रखते थे, इसलिए उन्हें भगत भी कहा जाता है। वे वैरागी साधुओं की तरह किसी की कोई चीज छूते नहीं थे। सबसे सच्चा और खरा व्यवहार रखते थे। उनके मन में ना लोभ था ना अहंकार था। यहाँ तक कि वे अपनी फसलों को पहले साहब को अर्पित करते थे, यानी कि भगवान को। अपने जीवन को भी भगवान की देन मानते थे। वे मृत्यु को दुख नहीं उत्सव के रूप में मनाते थे। वे न तो झूठ बोलते न किसी से झगड़ा करते। यह सब साधु होने के ही लक्षण है। वे अपना तन मन प्रभु की भक्ति और भक्ति गीत गाने में लगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? आंसर होगा भगत जी की पुत्र वधु उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे बाल गोविंद के भोजन पानी और बुढ़ापे की चिंता थी। भगत जी संसार में अब अकेले थे। उनका एकमात्र पुत्र मर चुका था, इसलिए पुत्र वधु सेवा भाव से उनके चरणों की छाया में अपने दिन बिताना चाहती थी। वह उनके लिए दवा दारू और भोजन का प्रबंध करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत मानते थे कि उनका पुत्र मरकर ईश्वर की शरण में गया है, अतः यह बहुत खुशी का अवसर है, इसलिए उसे उत्सव की तरह मनाया। उन्होंने अपने पुत्र के शव को सफेद वस्त्र से ढककर उसे फूलों से सजाया, उसके सिरहाने दीपक रखा, विलाप करती हुई पतोहू को भी उत्सव मनाने के लिए कहा। फिर वे अपने पुत्र के सामने प्रभु भक्ति के गीत गाने लगे। क्वेश्चन नंबर 4, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसका आंसर होगा भगत जी गृहस्थ होते हुए वे साधु थे। वे मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर थी। उनके सफेद बालों की वजह से उनका चेहरा जगमगाता रहता था। वे लंबी दाढ़ी और जटाएं नहीं रखते थे, मतलब साधु लोग होते थे लंबी दाढ़ी और जटाएं रखते थे ना, लेकिन वो ऐसा नहीं रखते थे। वे प्राय एक कमर में लंगोटी भी पहने रहते थे और सिर पर कबीरपंथियों की जो भांति एक टोपी होता है जो कनपट्टी तक होता है वो पहने रहते थे। वे ठंडे में काला कंबल डाले रहते थे। उनका गले में तुलसी की माला रहती थी। माथे पे राम नंदी चंदन सुशोभित रहता था। वे सदा खंजरी की लय पर प्रभु भक्ति के गाने गाते रहते थे। भगत जी का व्यक्तित्व गायक भक्तों जैसा था। क्वेश्चन नंबर 5, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? इसका उत्तर होगा भगत जी की दिनचर्या लोगों को हैरान करती थी। लोग उनकी निस्वार्थता पर हैरान होते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज छूते भी नहीं थे। यहाँ तक कि वे किसी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं जाते। भगत जी सरलता और सादगी से भरे हुए थे। वे प्रातः उठकर प्रभाती गाते थे और भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कराते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। क्वेश्चन नंबर 6, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। आंसर होगा बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरा गीत गाते हुए उसमें तल्लीन रहते थे। उनका स्वर मोहक, ऊंचा और आरोहित था कि सुनने वाला मंत्र मुग्ध हो जाते थे। औरतें भी उस गीत को गुनगुनाने लगती थी। खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ पर भी एक लय में चलने लगते थे। उनके गीत का मनमोहक प्रभाव पूरे वातावरण में छा जाता। घनघोर सर्दी या गर्मियों की उमस भी उन्हें नहीं डिगा पाती थी। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था। क्वेश्चन नंबर 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। आंसर होगा वे समाज की मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। समाज की मान्यता है कि पत्नी पति की चिता को आग नहीं दे सकती और पति की मृत्यु के बाद विधवा बनकर सास ससुर की सेवा कर अपनी जिंदगी गुजार दे। बाल गोविंद ने इन दोनों मान्यताओं के विरुद्ध काम किया।
उन्होंने अपने बेटे की चिता को पतोहू के हाथ से आग दिलवाई। उसके बाद पतोहू को दूसरे विवाह के लिए उसके भाइयों के साथ वापस भेज दिया। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक भी नहीं मनाया। उन्होंने मृत्यु की परमात्मा से आत्मा का मिलन का उत्सव मनाया। वे शोक मनाने की बजाय प्रभु भक्ति गीतों में वो तल्लीन हो गए। क्वेश्चन नंबर 8, धान की रुपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी? उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर होगा बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में धान की रोपनी कर रहे हैं। वे एक एक उंगली से धान के पौधों को पंक्तिबद्ध करके रोप रहे थे। तभी वह मस्ती भरी तान छिड़ी। जैसे ही आवाज खड़े लोगों के कानों की ओर, खिलते बच्चे भी झूमने लगते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ गुनगुनाने लगती है। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का संगीत का जादू सारे वातावरण में फैल जाता है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9, पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है। आंसर होगा बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा निम्न रूपों में व्यक्त किया। नंबर 1, कबीर मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। वे जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाने का सीख देते थे। बाल गोविंद भगत अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव के रूप में मनाया। नंबर 2 बात क्या है? कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया। बाहरी आडंबरों पर चोट की बाल गोविंद अपनी पतोहू को अपने पति की चिता को उसी के हाथों से आग दिलवाई। नंबर 3 बात क्या है? बाल गोविंद ने अपना सारा जीवन कबीर के आदेशों पर चलाते थे। उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने गृहस्थ करते हुए कभी लोभ, लालच, स्वार्थ या आडंबर भरा जीवन नहीं जिया। नंबर 4 बात क्या है? भगत जी ने अपनी फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में फसलों का भोग करते थे। वे फसलों को ईश्वर को समर्पित समझते थे। क्वेश्चन नंबर 10, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? आंसर है वे कबीर की भक्ति से प्रभावित हुए होंगे। बाल गोविंद भगत को समाज की अंधी रूढ़ियों पर विश्वास नहीं था। कबीर इन्हीं सब आडंबरों पर कटाक्ष करते थे। बाल गोविंद भगत सच्चे सरल हृदय किसान थे। उन्होंने कबीर की सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई। उन्होंने कबीर को अपना साहब मान लिया तथा अपना जीवन उन्हीं के अनुसार ढाल दिए। क्वेश्चन नंबर 11, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? आंसर होगा भारत के गांव कृषि पर आधारित है। कृषि वर्षा पर आधारित है। वर्षा आषाढ़ मास में होती है, इसलिए गांव वाले आषाढ़ मास में प्रसन्न होते हैं कि वे धान की खेती कर सकेंगे। बच्चे भी उस मास में मिट्टी में लथपथ होकर आनंदित होते हैं। किसान हल जोतते हैं और धान की बुआई करते हैं। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही सांस्कृतिक रंगों से खिल उठता है। क्वेश्चन नंबर 12, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि अमुक व्यक्ति साधु है? तो इसका आंसर होगा साधु की पहचान उसकी वेशभूषा और पहनावे से भी होती है। वह कम से कम कपड़ा पहनता है। वह संसारी आकर्षणों से बंधा नहीं होता है। वह सादगी से रहता है। प्रायः वो धोती कंबल जैसे बिना सिलाई किए हुए कपड़ा पहनता है। मेरे विचार से साधु की पहचान है उसके व्यवहार से होनी चाहिए। सच्चा साधु वही होता है जो सांसारिक वस्तु की ओर ध्यान न देकर प्रभु की भक्ति की ओर लगाता है। वह किसी से न तो झगड़ा करता है न किसी का अधिकार छीनता। वह सारा जीवन ही प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध करेंगे? आंसर होगा मोह में मनुष्य अपने स्वार्थ की चिंता करता है। प्रेम में वह प्रिय का हित चाहता है। उन्होंने अपने पतोहू के प्रति मोह न प्रकट करके प्रेम प्रकट किए। यदि उसे अपनी देखभाल के लिए रख लेते तो वो मोह कहलाता, लेकिन अपनी पतोहू के भविष्य की चिंता की, उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी।
इससे यह प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने पतोहू के प्रति मोह नहीं प्रेम था। भाषा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 14। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छाट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। अब हम लोग ये चैप्टर पढ़े हैं, इस चैप्टर में क्या है ना, कोई हम लोगों को ना 10 क्रिया विशेषण छाटना है और वो क्रिया विशेषण कौन कौन सा है उसका भेद बताना है। तो पहले ये जरूरी समझना जरूरी है कि पहले हम लोग समझ लेते क्रिया विशेषण किसे कहते, तभी तो आप छाट पाइएगा ना। तो क्रिया विशेषण जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, क्रिया तो पहले पता ही है कि जो काम करता हो उसे क्रिया कहते हैं, जिससे पता चलता हो कि काम हो रहा है वो क्रिया कहलाता है, और उसमें कोई विशेषता लगा देना वो क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं वह पढ़ता है तो पता चलता है वह पढ़ता है, काम हो रहा है, लेकिन हम इसमें कुछ स्पेशल लगा दे तो जिससे पता चलेगा कि ये क्रिया विशेषण। जैसे हम कह सकते हैं वह धीरे धीरे पढ़ता है, तब यहाँ धीरे धीरे क्या हो गया, उसका विशेषता बताना हो गया। ठीक है, तो क्या कहलाया, एक क्रिया विशेषण कहलाया। तो समझ गए ना, जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्या है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। तो आप जो एग्जाम्पल उसमें से आप जो क्या कीजिएगा, क्रिया विशेषण छाटिएगा तो उसका आपको भेद भी बताना होगा कि ये कौन सा क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और प्रश्नवाचक। तो शॉर्टकट में आपको समझाते हैं कि कैसे आप समझेंगे ये स्थानवाचक है, ये कालवाचक है, ये प्रश्नवाचक, ये रीतिवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा, जहाँ पे जिस सेंटेंस में होगा यहाँ वहाँ जहाँ आगे पीछे, तो ये स्थानवाचक होगा, स्थान का पता चलता है, मतलब कहाँ से, जहाँ से। कालवाचक मतलब कालवाचक, काल क्या होता है, समय, जो बताता है समय को बताता हो, जैसे आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कभी, ये सब से पता चलता है ना, समय का बोध होता है। रीतिवाचक क्या हो गया, ऐसे, वैसे, कैसे, अचानक, धीरे, अवश्य, सचमुच, ये सब रीतिवाचक का। तो, ही, भी, मात्र, ये सब क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया। अब परिमाणवाचक क्या हो गया, तो परिमाण मतलब क्या होता है, जिसका हम लोग नापतोल जैसे कर सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब कि क्या कितना है, हल्का है, भारी है, ज्यादा है। तो ये सब क्या हो गया, परिमाणवाचक। और प्रश्नवाचक क्या हो गया, जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, वो जैसे कि क्यों, क्या, किस लिए, किस कारण। ठीक है, तो अब हम लोग चैप्टर में से 10 क्रिया विशेषण जो छाटना है, तो नंबर 1 क्या है, कपड़े बिल्कुल कम पहनते। तो इसमें कम पहनना क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, तो यहाँ अधरतिया मतलब आधा रात का समय का बता रहा है ना, तो ये कालवाचक हो गया। वह जब जब सामने आता, तो जब जब क्या है, सामने आता, सामने आना भी स्थान हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, तो थोड़ा, ये परिमाणवाचक हो गया। यह क्या है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। उनकी खंजरी डिमक डिमक बजती रही, ये रीतिवाचक हो गया। दादरू की टर्टर, ये भी रीतिवाचक हो गया। रास्ते भर भिक्षा क्यों मांगी, इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया, क्यों भी लग गया। जहां प्यास, अब नंबर 9 क्या है, जहां प्यास लगती पानी पी लेते, जहां क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया। अब 10 क्या है, इन दिनों वे सवेरे ही उठते, सवेरे भी क्या हो गया, काल मतलब समय को बता रहा है ना, सुबह का समय है, तो ये भी कालवाची क्रिया विशेषण हो गया। अब ये क्या है, पाठ्येतर सक्रियता में ऋतुओं के बहुत ही सुंदर शब्द चित्र उकेरे गए हैं। बदलते हुए मौसम को दर्शाते हुए चित्र फोटो का संग्रह कर एक एल्बम तैयार कीजिए। ये आपको स्वयं करना है। अब ये क्या है, इसमें देखते हैं, पाठ में आषाढ़, भादो, माघ आदि में विक्रम संवत कैलेंडर के मासों के नाम आए हैं। यह कैलेंडर किस माह से आरंभ होता है, महीनों की सूची तैयार कीजिए। तो इसमें मैंने तैयार कर दिया है, आप देख लेंगे और इसको याद रखेंगे। तो क्या हो गया, कब हम लोगों का नया साल शुरू होता है, वैसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी से होता है, लेकिन हिंदी जो होता है, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा मंथ जो शुरू होता है वो चैत से होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, चैत अप्रैल मंथ हो गया, बैसाख मई हो गया, जेठ जून हो गया, आषाढ़ जुलाई हो गया, श्रावण अगस्त हो गया, भादो सितंबर हो गया, आश्विन अक्टूबर हो गया, कार्तिक नवंबर हो गया, अगहन दिसंबर हो गया, पौष जनवरी हो गया, माघ फरवरी हो गया, फागुन मार्च हो गया।
तो हमारा जो मंथ शुरू होता है मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार, तो वो क्या होता है, किस मंथ से होता है? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। इसको देखते हैं क्या है। कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे। प्रभाती प्रातः काल गाए जाने वाले गीतों को कहते हैं। प्रभाती गायन का संकलन कीजिए और उसकी संगीत में प्रस्तुत कीजिए। ये आपको स्वयं करना है। इसको भी देखिए। इस पाठ में जो ग्राम्य संस्कृति की झलक मिलती है वह आपके आसपास के वातावरण से कैसे भिन्न है, ये भी आपको करना है। अब ये क्या है देखते हैं, थोड़ा सा शब्द संपदा ये भी है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। मंझोला किसे बोलते हैं? न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। कमली कंबल को बोलते। पतोहू पुत्रवधू को बोलते। रोपनी धान की रोपाई। कलेवा सवेरे का जलपान नाश्ता। पूर्वाई पूरब की ओर से बहने वाली हवा जो होती है। अधरतिया आधी रात को बोलते हैं। खंजरी डफली के ढंग का परंतु आकार उनसे छोटा एक वाद्य यंत्र होता है। निस्तब्धता सन्नाटा को बोलते हैं। लोही प्रातः काल की लालिमा को बोलते। कुहासा कोहरा को बोलते। आवृत ढका हुआ आच्छादित होता है। कुश एक प्रकार की नुकीली घास होता है। बोदा कम बुद्धि वाले को बोलते। संबल सहारा को बोलते। और इसमें क्या लिखा है यह भी जाने। प्रभातियां मुख्य रूप से बच्चों को जगाने के लिए गाई जाती है। प्रभाती में सूर्योदय से कुछ समय पूर्व से लेकर कुछ समय बाद तक का वर्णन होता है। प्रभातियों का भाव क्षेत्र व्यापक है और यथार्थ के अधिक निकट होता है। प्रभातियों का जागरण गीतों में केवल सुकोमल भावनाएं ही नहीं वरन वीरता, साहस और उत्साह की बातें भी कही जाती है। कुछ कवियों ने प्रभातियों में राष्ट्रीय चेतना और विकास की भावना को पिरोने का प्रयास किया गया। प्रभाती का समय बताया जा रहा है, किस समय गाया जाता है, तो सुबह के समय में गाया जाता है। जब आकाश में लालिमा निकलने वाला होता है, सूर्य निकलने वाला होता है, तो कैसा लालिमा होता है, तो उस समय अंधेरा जाते रहता है और सुबह का उजाला आने वाला होता है, तो उस समय बच्चों को जगाने के लिए गाया जाता है। प्रभाती में किस किस तरह का गीत होता है, तो कहता है उसमें सुकोमल भावनाएं भी होती है। वीरता, साहस का, उत्साह की बातें भी उस गाना में कही जाती है। तो कुछ कवियों ने प्रभाती में राष्ट्रीय चेतना मतलब राष्ट्रीय गीत के रूप में भी प्रभाती को गाया है। इस प्रकार ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उस प्रश्न को आप एक बार देख लीजिए। ये आपको खुद से करना है, इस प्रश्न को आप खुद से तैयार करेंगे। नंबर 1 क्या है, आपकी समझ में बाल गोविंद भगत साधु थे या गृहस्थ? पाठ के आधार पर समझाएं। नंबर 2 प्रश्न क्या है, बाल गोविंद पाठ के आधार पर पुष्टि कीजिए कि भगत सच्चे कबीरपंथी थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गर्मियों का उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बाल गोविंद भगत की पतोहू किन कारणों से अपने भाई के साथ जाने को तैयार नहीं हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बाल गोविंद भगत के जीवन से जुड़ी कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखें। तो इस प्रकार ये प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। और इस प्रश्न अभ्यास का मैंने नोट्स तैयार कर दिया है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, पढ़ने के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।